हेलो प्यारे विद्यार्थियों, जय श्री राम। देखिए, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के नेक्स्ट क्लास में। और अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्रतिरोध क्षमता या उभय प्रतिरोध। उभय प्रतिरोध या बफर क्या होता है वो पढ़ लिया था, कैसे बनाया जाता है, किस प्रकार का होता है, क्या काम करता है मृदा में, वो देख लिया था। अब अपना आप देखेंगे उभय प्रतिरोधन क्षमता या बफर कैपेसिटी। उभय प्रतिरोधन क्षमता या बफर कैपेसिटी। कैपेसिटी से मतलब क्या होता है, देखिए हमने एक उभय प्रतिरोधी विलयन लिया या एक बफर विलयन लिया, एक और ले लिया। हमें पता है कि ये अम्ल या क्षार डालने पर इनकी पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इनकी भी एक रेंज होती है। आप उतनी मात्रा में अम्ल या क्षार डालोगे तब तक इनकी पीएच परिवर्तित नहीं होती, उसके बाद डालने पर पीएच में चेंज होता है। तो एक है इसमें 5 ml सामने H2SO4 डाला तब तक पीएच चेंज नहीं हुई, 5 से ज्यादा डालती चेंज हो जाती। और ये कैसा है जिसमें 10 ml डाला तब तक चेंज नहीं हुई, 10 से ज्यादा डालने पर क्या हो गया, चेंज होगी। तो दोनों ही बफर विलयन थे, लेकिन दोनों की बफर या उभय प्रतिरोधन क्षमता जो थी, बफर कैपेसिटी थी, वो क्या थी, अलग अलग थी। यानी किसी पदार्थ में उपस्थित वो दुर्बल पदार्थ जो उसे बफर बनाते हैं, उभय प्रतिरोधी बनाते हैं, उन उभय प्रतिरोधी पदार्थों की मात्रा ही किसको दर्शाती है, उसकी उभय प्रतिरोधन क्षमता को दर्शाती है। यानी उभय प्रतिरोधन क्षमता क्या हुई, किसी उभय प्रतिरोधी पदार्थ को ज्यादा से ज्यादा अम्लों व क्षारों की मात्रा से प्रतिरोधी बनाने की क्षमता क्या कहलाती है, उभय प्रतिरोधन क्षमता या उभय प्रतिरोध क्षमता कहलाती है, बफर कैपेसिटी कहलाती है। जो पदार्थ जितना अधिक प्रतिरोध करता है उसकी प्रतिरोधन क्षमता भी उतनी क्या होती है, अधिक होती है। अब अपन मृदाओं की बात करते हैं, और मृदाओं में एक तो होता है कलिल और एक होता है कार्बनिक पदार्थ। ये दो चीज ऐसी हैं, ये किसी मृदा में जितने ज्यादा होंगे उसकी उभय प्रतिरोधन क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। उसके अंदर अम्ल या क्षार मिलाने पर उसकी परिवर्तित होने वाली पीएच की मात्रा उतनी क्या होती है, कम होती है। यानी ये जितने ज्यादा होंगे उभय प्रतिरोधन क्षमता उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो उभय प्रतिरोधन क्षमता वास्तव में क्या होगी, एक ऐसी क्षमता, क्या होगी, एक ऐसी क्षमता जो उसकी पीएच परिवर्तन करने का विरोध करे, क्या कहलाती है, उभय प्रतिरोधन क्षमता। तो हेडिंग डालिए उभय प्रतिरोध क्षमता या उभय प्रतिरोधन क्षमता। उभय प्रतिरोधन क्षमता लिखिए, किसी उभय प्रतिरोधी विलयन की उभय प्रतिरोध क्षमता उसकी उस क्षमता को प्रदर्शित करती है जो उसमें मिलाए गए प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार को पीएच परिवर्तित करने से रोकती है। किसी उभय प्रतिरोधी विलयन की उभय प्रतिरोधी क्षमता उसकी उस क्षमता को प्रदर्शित करती है जो उसमें मिलाए गए प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार को पीएच परिवर्तित करने से रोकती है। पीएच परिवर्तित करने से रोकती है। एक उभय प्रतिरोधी विलयन है जो थोड़ा बहुत अम्ल या क्षार मिलाने के बाद भी पीएच चेंज करता है, तो कोई ऐसा भी है जो बहुत ज्यादा अम्ल या क्षार मिलाने पर पीएच क्या करता है, परिवर्तित करता है। ठीक है ना। अब देखो, किसी मृदा कोलोइड की उभय प्रतिरोध क्षमता उस कोलोइड में उपस्थित क्ले की मात्रा व कार्बनिक पदार्थ की मात्रा
पर निर्भर करती हैं। किसी मृदा कोलोइड की उभय प्रतिरोध क्षमता उस कोलोइड में उपस्थित क्ले की मात्रा व कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। जिस कोलोइड में क्ले व कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित हैं, उनकी उभय प्रतिरोध क्षमता भी अधिक होती है। और जिसकी उभय प्रतिरोध क्षमता जितनी ज़्यादा होती है वो मृदा उतनी ही उपजाऊ मानी जाती है, क्योंकि विशेष प्रकार के पदार्थों की छिड़काव या अधिक उर्वरक या अन्य पेस्टिसाइड के उपयोग से भी वहाँ की पीएच परिवर्तित नहीं होते। ठीक है ना। तो उतार लो उभय प्रतिरोध क्षमता, फटाफट उतारो। अब देखो उभय प्रतिरोधन क्षमता जो होती है वो इस चीज पे तो निर्भर करती है कि उसके अंदर कली कितनी मात्रा में है, उसमें कार्बनिक पदार्थ कितनी मात्रा में। इसके साथ एक और चीज पे निर्भर करती है और वो होती है आपकी धनायन विनिमय क्षमता। ठीक है ना। तो इसी में लिखना किसी मृदा, इसको स्टार लगा लेना, किसी मृदा कोलोइड की उभय प्रतिरोधन या प्रतिरोध एक ही बात है क्षमता उस मृदा की धनायन इसको छोड़ो, उस मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्ति पर भी निर्भर करती है। यानी किसी मृदा कोलोइड की उभय प्रतिरोधन क्षमता उस मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्ति पर भी निर्भर करती है। और प्रतिशत बेस संतृप्ति जैसे जैसे बढ़ती है वैसे क्या होती है, उभय प्रतिरोधन क्षमता बढ़ती जाती है। ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, प्रतिशत बेस संतृप्ति बढ़ने पर उभय प्रतिरोधन क्षमता भी बढ़ती जाती है। प्रतिशत बेस संतृप्ति बढ़ने पर उभय प्रतिरोधन क्षमता भी बढ़ती जाती है। ठीक है ना। तो एक स्टार लगेगा। सर्वाधिक उभय प्रतिरोधन क्षमता 50% बेस संतृप्ति पर दर्शाई जाती है। प्रतिशत बेस संतृप्ति पर दर्शाई जाती है। जब प्रतिशत बेस संतृप्ति 50 है ना, उस समय अभी उभय प्रतिरोधन क्षमता भी क्या होगी, सर्वाधिक। इसको उतार लो भी, ये अपना एक टॉपिक हो गया। और अब इस चैप्टर का लास्ट बिंदु जो करेंगे वो करेंगे उभय प्रतिरोध का महत्व क्या है। इसके साथ ये चैप्टर हो जाता है खत्म। तो उतार लो, इसके बाद वो करेंगे उभय प्रतिरोध का महत्व। ये उतार लो फटाफट।
अब देखो नेक्स्ट बिंदु, उभय प्रतिरोध का महत्व या इंपॉर्टेंस ऑफ बफर एक्टिविटी। इंपॉर्टेंस ऑफ बफरिंग या बफर एक्टिविटी भी, अगर कोई मृदा है वो उभय प्रतिरोधी है तो वो अपने लिए कैसे इंपॉर्टेंट है वो देखिए। करें स्टार्ट। देखो सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो हर चीज को प्रभावित करती है, वो होती है मृदा की पीएच। अगर मृदा की पीएच चेंज होगी तो उसका पौधों पर, सूक्ष्म जीवों पर, वनस्पतियों पर, पादपों की बीमारियों पर, हर चीज पर प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक कि घास पर भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर किसी मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता अधिक है, वो उभय प्रतिरोधी प्रकार की है, तो देखो पीएच में परिवर्तन नहीं होगा, पीएच स्थायी हो जाएगी। और जब पीएच स्थायी हो जाएगी तो इस प्रकार के रोगों के आने की और इस प्रकार के प्रतिकूल प्रभावों का असर क्या हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो पहला जो पॉइंट है, नंबर 1 जो उपयोग है वो है मृदा पीएच का स्थायीकरण, स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल पीएच, मृदा पीएच का स्थायीकरण, ठीक है ना, मृदा पीएच का स्थायीकरण, ठीक है ना। तो लिखिए, इसमें लिखो, लेकिन मृदा पीएच विभिन्न प्रकार के पादप रोगों को प्रभावित करते हैं। यह सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता व पौधों व वनस्पतियों के विकास को भी प्रभावित करते हैं। अतः यदि मृदा पीएच में वातावरणीय कारकों से परिवर्तन होता है तो अतः यदि मृदा पीएच में वातावरणीय कारकों से परिवर्तन होता है तो इन सभी गुणों में परिवर्तन आ जाएगा, इन सभी गुणों में परिवर्तन आ जाएगा। यदि मृदा उभय प्रतिरोधी प्रकार की है तो उसकी पीएच स्थायी हो जाएगी तथा इस प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये पहला गुण है। बता दो पहला मृदा पीएच का स्थायीकरण। कुछ गुण ऐसे होते हैं जो उपयोगी होते हैं और कुछ अनुपयोगी भी आ जाते हैं। उभय प्रतिरोधी क्षमता होने के कारण पहली तो बात है मृदा पीएच चेंज होगी ही नहीं,
वैसी बनी रहेगी। लेकिन कल को यदि आपको इस मृदा को चेंज करना है, इसकी पीएच चेंज करनी है, तब समस्या आती है। यदि आप मृदा की पीएच को चेंज करने के लिए किसी मृदा सुधारक को काम में लेते हो, तो सामान्य मृदा में थोड़े से मृदा सुधारकों का उपयोग करके उस मृदा की पीएच को बदला जा सकता है। लेकिन यहाँ अगर आपको पीएच चेंज करनी है तो मृदा सुधारकों की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। तो पहला उतार लो, फिर दूसरा लिखेंगे। दूसरा, जरूर से ज्यादा मृदा सुधारक काम में लेने पड़ते हैं यदि मृदा की सुधार करनी हो तो। नंबर 2, मृदा सुधारकों की मात्रा, मृदा सुधारकों की मात्रा। यदि मृदा उभय प्रतिरोधी प्रकार की है तो अत्यधिक मात्रा में मृदा सुधारकों की आवश्यकता पड़ती है। अत्यधिक मात्रा में मृदा सुधारकों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना, ये गुण मान लो या कमी मान लो, लेकिन ऐसा होता है। ठीक है ना, इसीलिए मृदा के संगठन यानी उसमें उपस्थित क्ले की मात्रा व कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ध्यान में रखते हुए मृदा सुधारकों की मात्रा निर्धारित की जाती है। यानी क्ले ज्यादा है तो उभय प्रतिरोधन क्षमता बढ़ जाएगी, कार्बनिक पदार्थ ज्यादा है तो भी उभय प्रतिरोधन क्षमता बढ़ जाएगी। तो अगर ये दोनों ज्यादा है तो मृदा सुधारक भी बहुत ज्यादा मात्रा में डालना पड़ेगा। ठीक है ना, ये लो, इसके साथ ही चैप्टर होता है कंप्लीट। चैप्टर देख लो, आपके वीडियो भेज चुका हूँ आपको मैं, क्वेश्चन वगैरह चेक कर लो, कुछ पूछना है तो पूछ लेना। कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बाय, जय श्री राम।